बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये टॉपिक, इसकी वजह क्या है? इसकी बेसिकली वजह ये है कि मोस्टली जो एस्पायरेंट्स हैं उनको इस टॉपिक का इस पैराग्राफ के ऊपर जो नॉलेज है वो नहीं होता है। और आप अगर देखेंगे मार्केट्स में हेल्पिंग बुक्स की, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो नया सिलेबस चेंज कर दिया गया है उसके हवाले से, ये जो नया आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया है इसके हवाले से हेल्पिंग बुक्स की मार्केट में किसी सूरत में किसी भी लिहाज से कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हेल्पिंग बुक्स में क्या है कि आपको रूल ऑफ रेगुलेशन, यानी कि इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं बताए गए हैं। और मोस्टली जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हजरात हैं, कि वो इस चीज को बताना भी पसंद नहीं करते हैं क्या कि जो इंग्लिश की रूल ऑफ रेगुलेशन है उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए पैराग्राफ, जो कि आपको आपके क्वेश्चन पेपर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 8 होता है और बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपका ये जो क्वेश्चन होता है ये 15 नंबर यानी कि 15 नंबर का होता है। और मोस्टली एस्पायरेंट जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तलबा होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो 8, 7, हद 9 नंबर लेते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो आज के जो पेपर, आज के जो टॉपिक में हम, आज के लेक्चर में हम इसी चीज के ऊपर डीपली हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके नॉलेज में है कि आपका जो सिलेबस है ओवरऑल फर्स्ट ईयर का वो चेंज कर दिया गया है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से 2026 में जो सिलेबस है वो लॉन्च किया गया है पंजाब में, उसके जो मेयार है ग्रामर का, ट्रांसलेशन का, उर्दू ट्रांसलेशन का, वो भी चेंज कर दिया गया है। उसके मुताबिक जो है वो असूलों की पाबंदी लाजिम है। और वो असूल कौन से हैं? सबसे पहला तो आपका जो असूल है वो स्पेसिफिक ग्रामेटिकली, एक, नंबर 2 असलूब, उसके बाद ग्रामर और लैंग्वेज का। ये बहुत बड़ा मसला है क्या कि तलबा को लैंग्वेज, ग्रामर और इसकी जो पंक्चुएशन है इसके ऊपर ग्रिप नहीं होती है। और पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके 15 में से 15 या 14 नंबर लाजमी आए तो इस लेक्चर को आप लोग लाजमी फोकसेबल होकर सुनिए। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत सी जो चीजें हैं ये इस टॉपिक में आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। ये मेरा आपसे दावा है कि अगर आप इस लेक्चर को फोकसेबल होकर सुनते हैं तो आप अपने लेक्चर से एक मुहज़्ज़ब तरीके से चीज को, इस लेक्चर के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इवन कि आप इस लेक्चर के ऊपर अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप हमें समझना होगा क्या कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उर्दू भी एक लैंग्वेज है। हर एक लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के जो ग्रामर के जो असूल होते हैं वो अलग होते हैं और उसको ट्रांसलेट करने के किसी और लैंग्वेज में उसके भी असूल अलग होते हैं। तो इस लिहाज से क्या हुआ कि इंग्लिश के ट्रांसलेशन करने के ग्रामर के असूल अलग होंगे, उर्दू के अलग होंगे। तो अब उसने इस पैराग्राफ में दो लैंग्वेजेस को एक जगह पर पूछ लिया है, मतलब कि आपको इंग्लिश दे दी है और आपसे वो कहता है कि इसको उर्दू में तर्जमा करें, उर्दू में इसका ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले तो हमें सेंटेंस का जो सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर है, उसको समझने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल शिफ्ट। अब यह होता है कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या है, साख्ती तब्दीली क्या है, या आप आम जुबान में इसको यह समझ सकते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये क्या होते हैं। कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश का, वो इन तीन आप ये समझ लें कि इन तीन अल्फाज का वो मुरक्कब होता है, यानी कि इन तीन जो वर्ब हैं इनके ऊपर वो मुहित होता है। वो कैसे होता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट की जो है वो हमें डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन से हमें यह समझ आएगी कि इसकी बेस क्या है, इसकी बैकबोन क्या है। तो जो साख्ती तब्दीली है इसकी जो डेफिनेशन है वो जेसी कैटफोर्ड करते हैं। अपनी उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ए लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ द ट्रांसलेशन, ए लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ द ट्रांसलेशन। उसमें वो इसकी जो है स्ट्रक्चरल शिफ्ट की वो डेफिनेशन करते हैं। वो कहते हैं जब किसी जुमले को इंग्लिश से इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसका जो सीक्वेंस है, तरतीब है, वो क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों की वजह से वो जो जुमला है वो मुकम्मल होता है। इंग्लिश से उर्दू की जो सीक्वेंस है, उर्दू में जो तब्दीली है, उर्दू का जो तरतीब है वो क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब।
ये सब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। यानी कि किसी जुमले का इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन या तर्जमे करते हैं तो फेल जो है यानी कि वर्ब जो यहाँ पर सेकंड पे है और यहाँ पर थर्ड पे है, सेंटर वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कहाँ चला जाएगा, उर्दू में लास्ट में चला जाएगा। की पोजीशन या जगह में आखिर में तब्दील हो जाता है या बदल दी जाती है। अल्फाज की तरतीब में इस तब्दीली को स्ट्रक्चरल शिफ्ट कहते हैं या साख्ती तब्दीली कहते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हमें इनको समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि इंग्लिश में जो आम जुबान में जिस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है वो क्या है, इंग्लिश में सब्जेक्ट को पहले, उसके बाद किसको, वर्ब को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो SV और O लिखेंगे आप इसको। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, अली ईट्स मैंगो। अली ईट्स मैंगो यानी कि अली आम खाता है। इसका जो उर्दू इसका फॉलोअप होगा या उर्दू में जो उसकी तरतीब होगी वो क्या होगी कि सब्जेक्ट पहले वाला पहले वर्ब पे रहेगा, जो सेंटर वाला है वो चेंज होकर आखिर पे चला जाएगा। यहां पर आप गौर करें कि सब्जेक्ट पहले पे है, ये भी पहले पे है और इधर ये भी पहले पे है। अब जो सेंटर में है ऑब्जेक्ट जो है, उर्दू में ऑब्जेक्ट सेकंड पे आ गया है, जबकि इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड नंबर पर है और जो वर्ब है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। इसको अब इसकी एग्जांपल देखें इसी की, तो अली आम खाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वो क्या कहता है, सो द वर्ब कम्स एट द एंड इन उर्दू। अब इसको हम मजीद समझते हैं, सब्जेक्ट को अलग समझेंगे, वर्ब को अलग समझेंगे और ऑब्जेक्ट को अलग समझेंगे। तो पहले से ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। इसकी जो ठोस उर्दू है उसको कहते हैं फाइल, ठीक है। और इसको आम रूटीन में उर्दू में कहा जाता है जो काम करने वाला हो, यानी कि जो भी जानदार जुमले में काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये बात आप याद रखिए कि हमेशा सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा वो जानदार होगा, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जानवर हो, ठीक है, वो हमेशा जानदार होगा, सब्जेक्ट हमेशा जानदार होगा जो काम करने वाला है। अगर इसको सिंपल लफ्जों में इसकी डिफाइन की जाए, तारीफ की जाए, तो वो ये है कि वो जुमला या जुमले में वो इसम या ज़मीर जो काम करने वाला हो या है वो क्या कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद आगे कहते हैं वर्ब, इसको हम दोनों फेल, क्या फेल, इसको उर्दू में या सिंपल लफ्जों में ये कह सकते हैं किसी काम का करना, किसी काम का होना, किसी काम का पाया जाना या वैसे पाया जाना या पाया जाए। यानी कि जुमले में वो लफ्ज जो काम, हालत या अमल को जाहिर करे वो क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। थर्ड नंबर पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इसको ठोस उर्दू में मफूल कहते हैं। इसकी आम जुबान में डेफिनेशन ये है कि जिस चीज पर काम हो रहा हो, यानी कि मीनिंग इसका ये है जिस चीज पर काम हो रहा हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जुमले में वो इसम या ज़मीर जिस पर काम का असर पड़े वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, वो क्या है, इसी एग्जांपल को कि अली ईट्स मैंगो। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो ये होगा, अली जो होगा, अली क्या है, मैंने आपको पहले क्या बताया, अली क्या है, अली एक जिंदा इंसान है, जानदार है, तो वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमेशा जानदार ही होगा, ये आपने याद रखना है। हर एक सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट आएगा वो जानदार ही होगा, तो वो सब्जेक्ट हो गया। अब जो ईट्स है यहां पर क्या किया, वर्ब। वर्ब क्या कह रहा है, किसी काम का करना, होना या पाया जाना। तो इस जुमले में अली ईट्स मैंगो क्या कि खाई जा रही है, काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, हो रहा है। ईट्स खाया जाना, जो ईट्स है वो खाया जा रहा है और खाई क्या चीज जा रही है, जो चीज खाई जा रही है वो ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि मैंगो आम खाए जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होगा। उसको अगर इसका उर्दू में अगर लफ्जी तर्जमा किया जाए, क्या किया जाए, उर्दू में इसी एग्जाम्पल का अगर लफ्जी तर्जमा किया जाए तो अली हो गया सब्जेक्ट, आम जो हो गया क्या हुआ कि उसकी क्या होगी, जगह जो होगी वो तब्दील हो गई, वर्ब क्या चला गया,
लास्ट पे, वर्ब लास्ट पे चला गया, आम ऑब्जेक्ट हो गया जिस पर काम हो रहा है, और जो किया जा रहा है वो खाता, वो वर्ब हो गया। अगर हम अब मुझे ये बताएं कि कोई भी सेंसिबल पर्सन जो होगा, वो जो उर्दू की ये फॉलोअप होगी, ये पैरवी होगी उर्दू ट्रांसलेशन करने की, उर्दू का बहाव जो होगा वो ये समझ नहीं आता क्या कि उर्दू को हमेशा क्या यहां से पढ़ा जाता है, खाता है आम अली, ये सीक्वेंस नहीं बन रहा उर्दू जुमले में, इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो उर्दू का जो ट्रांसलेशन फॉलोज होगा वो ये होगा कि अली आम खाता है। अब आते हैं आपके असल टॉपिक की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको एग्जाम्पल के जरिए या डेफिनेशन या एग्जाम्पल के जरिए सिंपल सा समझाया गया है कि इंग्लिश में जो सेंटेंस होगा उसका सीक्वेंस और होगा, क्योंकि वो लैंग्वेज और है। उर्दू में जब उसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे उर्दू में, तो वो क्या होगा, उर्दू का ग्रामर और साख्ती तब्दीली वो अलग होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सिंपल सी एग्जांपल से आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ कि आपका जो बोर्ड है, पंजाब बोर्ड 9 आपके जो बोर्ड हैं वो क्या कहते हैं। वो कहता है जी बोर्ड्स ट्रांसलेशन चेकलिस्ट ऑन 4 कैटेगरीज है, यानी कि आपकी जो एग्जामिनर जो हैं वो क्या होंगे, इन 4 मेन कैटेगरीज के ऊपर वो आपका जो ये पैराग्राफ होगा 15 नंबर का वो चेक करेंगे। और वो कैटेगरीज कौन सी हैं, फर्दर उनको सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम पढ़ते हैं मेन कैटेगरीज, उसके बाद फर्दर हम इसके कैटेगरी और उसका सब पॉइंट पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं मेन कैटेगरीज। वो कहता है जी मीनिंग एंड कॉन्सेप्चुअल एक्यूरेसी, यानी कि मीनिंग मानी और तस्वराती दुरुस्तगी। सेकंड नंबर पर जो कैटेगरी है वो है ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रामर और जुमले का क्या है, ढांचा। थर्ड कैटेगरी जो है वो है वोकेबलरी एंड लैंग्वेज स्टाइल, यानी कि आपको जो जखीरा अल्फाज है और उसका बहुत आपका जो जुबान लिखने का, जो आपको तहरीर करने का असलूब वो क्या है। उसके बाद मेन कैटेगरी नंबर 4 है कि फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन एग्जाम रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपकी फॉर्मेटिंग कैसी होगी। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन, यानी कि आपकी जो पैराग्राफ लिखने की पेशकारी है वो क्या होगी, कैसी होगी, कितनी इंप्रेसिव होगी। उसके बाद आपसे इम्तिहान वाले जो हैं वो तकाजा क्या करते हैं मेन, अब उसको अलग-अलग डिस्कस करते हैं। कैटेगरी नंबर 1 है मीनिंग एंड कॉन्सेप्चुअल एक्यूरेसी। वो क्या है, वो ये है, सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि स्टूडेंट जो हैं वो मोस्टली यही गलती करते हैं कि लफ्ज बा लफ्ज तर्जमा करते हैं। लफ्ज बा लफ्ज तर्जमा करना ये आपकी पहली गलती है, इससे आपके नंबर कटते हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर ये दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप पहले ये समझें कि लफ्ज बा लफ्ज लफ्जी तर्जमा करने की बजाय मुहावरात का सियाको सबाक और मानी से तर्जमा करें। यहाँ से एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दी जा रही है कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंग्लिश का एक सेंटेंस है, ये आपको एग्जांपल दी जा रही है। इंग्लिश का क्या है, एक सेंटेंस है। अगर हम इंग्लिश के सीक्वेंस के हिसाब से इसका उर्दू तर्जमा करें तो ये बनेगा क्या कि ईमानदारी जो है वो एक बेहतरीन पॉलिसी है। पॉलिसी को पॉलिसी में लिखेंगे, यानी कि लफ्जी तर्जमा किया गया ना कि ये पॉलिसी है, और इसको उर्दू में लिखेंगे तो पॉलिसी बनेगा। तो क्या हुआ कि आपका जो उर्दू का तर्जमा किया गया है वो गलत हो गया है। आपने जो लफ्जी तर्जमा किया है वो डेफिनेटली आपका सही लिखा भी गलत है। वजह क्योंकि आप लफ्ज बा लफ्ज तर्जमा कर रहे हैं, आप जुमले का सीक्वेंस सियाको सबाक नहीं समझ रहे। कि सियाको सबाक वो होते हैं कि जुमले की पूरी समझ आए, पढ़ने वालों को जुमले की समझ आ जाए। इसका जो बेहतरीन सही जवाब है उर्दू तर्जमा इस जुमले का वो ये है कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। अब बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 2 की, वो है सियाको सबाक को नजरअंदाज करना। वो क्या है कि तलबा को सबक के सियाको सबाक की बुनियाद पर पैराग्राफ का क्या करना चाहिए, तर्जमा करना चाहिए। अब बात करते हैं सब पॉइंट नंबर 3 की, और वो है गलत मुहावराती तर्जमा करना। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया क्या कि आप लोगों ने जुमले का सेंटेंस का आपने मुहावराती तर्जमा नहीं करना है, लफ्ज बा लफ्ज तर्जमा आपने नहीं करना है। 85% जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट जो हैं, वो सिर्फ यही नहीं कि फर्स्ट ईयर की बेस पे, वो मोस्टली हर एक एग्जाम कंडक्ट जब होते हैं तो 85% जो ज्यादातर कैंडिडेट हैं, एस्पायरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, वो यही करते हैं कि जुमले का लफ्ज व लफ्ज तर्जमा करते हैं, उसका मुहावराती तर्जमा करते हैं। तो वो क्या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी गई है कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंग्लिश जुबान में अगर इसका लफ्जी तर्जमा किया जाएगा, उसको पहले ही डिस्कस कर दिया गया है क्या कि ईमानदारी
बेहतरीन पॉलिसी है। अगर आप पॉलिसी ही ऐसे लिखेंगे तो आपका गलत है, आपका सही लिखा हुआ भी गलत है। तो इसका हल क्या है? दुरुस्त उर्दू जो तर्जमा वो ये है, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। आपने यहाँ पर जुमले का सीक्वेंस नहीं बल्कि सैको सबाक से तर्जमा करना है। अब सब पॉइंट नंबर 4 है क्या कि सनफी गलती करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करना। मतलब कि आप जब तर्जमा करते हैं आप ही शी या शी फीमेल का आप उसका जो है वो फर्क नहीं वाजा करते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। तलबा तर्जमा करते वक्त ही एंड शी को वाजा तौर पर कोड नहीं करते हैं, यही आपकी बड़ी गलती है। उसके बाद आप बात करते हैं सब पॉइंट नंबर 5 की, नए ख्यालात को शामिल करना। जब आपको एक स्पेसिफिक पैराग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में से ही दे दिया गया है तो आप वहां से अपने ख्यालात को ऐड नहीं कर सकते हैं, कोड नहीं कर सकते हैं, दर्ज लिख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको गिने हुए चुने हुए लफ्ज या पैराग्राफ पहला ही दे दिया गया है, तो आप वहां पर एक्स्ट्रा अपने पास से कुछ भी नहीं लिख सकते। जो आपको पेपर में चीज दे दी गई है आपने उसी को ही फॉलो करना है। तर्जमा करते वक्त अपने पास से नए ख्यालात हरगिज शामिल ना करें। उसके बाद आगे सब पॉइंट नंबर 6 है कि जुमले को समझने पर तवज्जो ना देना, यानी कि जुमला नहीं समझा जा रहा, रट्टा लगाया हुआ है, और बाज दफा रट्टा जो होता है वो कामयाब नहीं होता। इंसान आधा जुमला याद रखता है, आधा ज़हन से स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से वो आप जुमले पर जो तवज्जो नहीं देते हैं आपका सही लिखा भी गलत हो जाता है। याददाश्त पर नहीं बल्कि जुमले को समझने पर तवज्जो दें। यह समझे कि जुमले में क्या कहा जा रहा है, किस चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है। उसके बाद सब पॉइंट नंबर 7 है कि नामुकम्मल जुमले लिखना। बाज दफा ऐसा होता है जब आपने रट्टा लगाया होता है, चीज को समझा नहीं होता, आपने उसके प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, असूलों को, कायदे ज़वाबित को आपने नहीं समझा होता, तो क्या होता है आपने रट्टा लगाया होता है, आधा जुमला आप लिख देते हैं, जो जुमला आपको याद नहीं रहता है या तो आप अपने पास से लिखते हैं, उस जुमले का जो महफूम है वो चेंज हो जाता है, या अगर आप उसको आधा ही स्किप कर देते हैं, आधा ही छोड़ देते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि आपका आधा लिखा भी वो गलत कर देता है। अगर बात करें प्रिंसिपल या असूल नंबर 7 की, तो वो है अल्फाज की गलत तरतीब। यानी कि अच्छा खासा तर्जुमा याद होने के बावजूद भी बाज़ एस्पायरेंट या स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अपनी जल्दबाजी में लिखने की बजाय, साफ लिखने की बजाय और सीक्वेंस में लिखने की बजाय वो अल्फाज की तरतीब गलत कर देते हैं। इसके लिए मैंने आपको इस मिसाल में समझाने की कोशिश की है। देखिए कि जैसे कि ये जुमला है कि गहरा रिश्ता है अदब और जिंदगी का आपस में, तो ये आप खुद देखिए कि इस जुमले में सीक्वेंस ही नहीं है। हालांकि ये जुमला कंप्लीट है लेकिन इसको बड़ा फोकस होकर समझने की और पढ़ने की जरूरत है। तो इसका जो एग्जैक्ट जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो दुरुस्त की तरतीब ये है कि अदब और जिंदगी का आपस में गहरा रिश्ता है। तो अगर बात करें प्रिंसिपल नंबर 8 की, तो वो है गैर वाज़ेह लिखना। ये आप याद रखें कि जब तक आपकी तहरीर वाज़ेह तौर पर एक्यूरेट नहीं होगी वो हमेशा गैर वाज़ेह ही लिखी जाएगी। आप टू द पॉइंट पैराग्राफ के अंदर हदबंदी में रखते हुए ही ट्रांसलेट करें और मानी को वाज़ेह तौर पर लिखें ताकि कारी को, यानी कि जो पढ़ रहा है, उसको समझ आए कि एस्पायरेंट ने या जो स्टूडेंट है उसने क्या लिखा है। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की, तो वो क्या है? वो है ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या कि ग्रामर और जुमले का जो ढांचा है उसकी जो गलतियां क्या है, या कह लें कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। इसका है कि प्रिंसिपल नंबर 9 है कि जुमले या लैंग्वेज की साख को नज़रअंदाज करना। यानी कि इंग्लिश से उर्दू तर्जमा करते वक्त इसका बेसिकली एक पूरा प्रॉपर एक चैप्टर होता है, तो पूरा एक ट्रैक होता है। अगर आप उस ट्रैक पर चलते हैं तो फिर ही आपको कामयाबी हासिल होती है। जो कि लेक्चर के स्टार्ट में बताया दिया गया है कैसे कि इंग्लिश में जो सेंटेंस होगा उसकी जो सीक्वेंस होगी, उसकी जो तरतीब होगी वो होगी सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब उसी सेंटेंस को उर्दू ट्रांसलेट करेंगे, उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, तो जो उसकी सीक्वेंस होगी, उसकी जो तरतीब होगी वो चेंज हो जाएगी। कैसे? सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी जो उर्दू में तरतीब होगी वो ये होगी, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब।
अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 9 की। वो क्या है कि जुमलों की लंबाई। जुमले हमेशा मुख्तसर, जामे और ठोस अंदाज में लिखें। लॉन्ग सेंटेंस जुमलों को तवील लिखने की जरूरत हरगिज़ नहीं है, ये आप ना करें। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 11 है कि जुमलों या पैराग्राफ का अंदाजे बयान। सिंपल सी इसका जो हल है वो ये है कि अल्फाज और जुबान का अंदाजे बयान सादा और रस्मी और तालीमी ही रखें, यानी कि जो अंदाज तालीमी होता है उसी में रख कर ट्रांसलेट करें। उसके बाद आ जाता है कि हेल्पिंग वर्ब को तर्जमे में नजरअंदाज करना। बहुत से जो स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट हैं, वो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। इज, आर, एम, वर, वाज, वर, हैव, हैड, इन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं कि वो भूल जाते हैं, इनको तर्जमा ही नहीं करते इन हेल्पिंग वर्ब का। जैसे कि ये लिखा इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, इन जो हेल्पिंग वर्ब का वो ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं, जिससे जो सेंटेंस है, जुमले का मफहूम है, वो चेंज हो जाता है, वो वाज़ेह क्लैरिफाई नहीं हो पाता है। तो इसकी जो प्रिंसिपल नंबर 13 है वो है इमला की गलतियाँ। सादा उर्दू अल्फाज और इमला का इस्तेमाल जो है वो करें। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर जो है वो 14 है, वो क्या है कि वो ग्रामर और टेंसेस का तर्जुमे में इस्तेमाल ना करना। जब आपको पैराग्राफ में कोई ऐसा जुमला आ गया है जिसमें टेंस का इस्तेमाल हुआ, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, तो आपने उसको उसके मुताबिक ही ट्रांसलेट करना है। तर्जुमा शुदा उर्दू मतन को उर्दू ग्रामर के कवायद पर सख्ती से अमल करना चाहिए और इंग्लिश माखज़े मतन में इस्तेमाल होने वाले टेंसेस की दुरुस्त अक्कासी करनी चाहिए। इंग्लिश में माखज़े मतन यानी कि जो पैराग्राफ आपको दे दिया गया है या जो सेंटेंस आया है उसको उसी के मतन में ही आपने ट्रांसलेट करना है। उसके बाद आ गया था 15 नंबर, यानी कि जो बेसिक रूल नंबर 15 है वो क्या है कि इंग्लिश के तवील जुमलों को मुख्तसर उर्दू जुमलों में कन्वर्ट करें। क्या कि अगर आप ये महसूस करते हैं क्या कि ये जुमला बहुत तवील हो रहा है और तवील होने की वजह से इस जुमले का जो सीक्वेंस है, तरतीब है या इसका मफहूम है वो चेंज हो सकता है, तो आप उसको छोटे छोटे जुमलों में तब्दील कर दें ताकि आपको लिखने में और पढ़ने वाले को पढ़ने में आसानी रहे। उसके बाद आगे आ जाता है कि कैटेगरी नंबर 3 क्या कि वोकेबलरी एंड लैंग्वेज स्टाइल, यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज। उसके बाद क्या है लैंग्वेज स्टाइल, लिखने का असलूब। ये क्या है, ये कैटेगरी नंबर 3 है। अब इसको फर्दर देखते हैं कि म्यारी निसाबी की बुक्स का इस्तेमाल ना करना। मार्केट में लातादाद ऐसी बुक्स मौजूद हैं जो कि बहुत ही अप्रोचेबल हैं, या ये कह लें कि जो बहुत कॉस्टली हैं, महंगी हैं, लेकिन हमें ना तो वो चाहिए महंगी ना दूसरी किसी, हमें वो चाहिए जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लिखी गई हो, जो एग्जैक्ट ऐसे लगे जब पढ़ रहे हों जैसे हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं। तो इसका आसान हल क्या है, इसका आसान वे क्या है, इसका आसान वे ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेहतर पता होता है कि इस ईयर में, इस साल में कौन सी जो हेल्पिंग बुक है वो ज़्यादा ऑथेंटिक लिखी गई है। ठीक है, तो आप किसी एक बुक को लें और उसको लेके अच्छे तरीके से तैयार करना शुरू कर दें। उसके बाद आ गया, अच्छा एक आपको यहाँ पर कोड कर दूँ, वो ये है इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग हमारा रेगुलरली तौर पर चैनल विजिट करते हैं, हमारे लेक्चर सुनते हैं, तो मेरा आपसे वादा है कि आप लोगों को ट्रांसलेशन के लिए, उसके बाद आंसर क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज के लिए या किसी और ग्रामर के किसी भी और हिस्से के लिए आपको जरूरत पेश ही नहीं आएगी बुक की, क्योंकि जो लेक्चर यहाँ पर डिलीवर हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि आपको आपकी सिलेबस की बुक के मुताबिक ही चीज़ें डिलीवर हो रही हैं। उसके बाद आ जाता है कि जुमले और पैराग्राफ में रवानगी की कमी। मोस्टली वही बात आप सिंपल लफ्ज़ों में ये समझ सकते हैं कि ये यानी कि जुमलों में रवानगी की कमी होती है। तो इसका सिंपल वे क्या है कि जुमलों को आप क्या करें, मंतक के साथ लिखें ताकि एक लफ्ज़ का एक जुमले का दूसरे के साथ गठ जोड़ हो। उसके बाद आ जाता है बेसिक प्रिंसिपल नंबर 18 इलाक़ाई अल्फाज से परहेज़। ये आपने इस चीज़ को अपने फोकस में रखना है कि क्योंकि पूरे पंजाब से पेपर होते हैं, पूरे पंजाब से स्टूडेंट जो हैं वो इस सेंटर में बैठते हैं, हर इलाके की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग होती है। तो आपने कोशिश करनी है एग्जैक्ट उर्दू जो है उसको ही आपने कोड करना, अपने इलाकाई जो अल्फाज हैं वो आप ग्रामर में तर्जमे में कोड ना करें। उसके बाद ये क्या है कि तर्जमे में पंजाबी, सराइकी या कोई और इलाकाई ज़ुबान
का अल्फाज हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसको एक मिसाल से के ज़रिए से समझाया गया है। मिसाल क्या है कि वो ज़ोर से बोल लिया, लफ्ज़ क्या है, बोल लिया। अब किसी और इलाके में ये लैंग्वेज होगी, लफ्ज़ इस्तेमाल होता होगा और उनके लिए ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उर्दू ट्रांसलेशन में ये सरासर फिक्रा गलत है। आपका सही लिखा हुआ फिक्रा भी एग्जामिनर जो होगा, आपका पेपर चेकर जो होगा, वो गलत काउंट करेगा, उसको क्रॉस करेगा। इसका एग्जैक्ट क्या है, इसी जुमले को अगर आप उर्दू में, सिंपल उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या है कि उसने बुलंद आवाज से बात की। कितना फर्क आ गया जुमले में, खुद ही देखिए। उसके बाद ये उर्दू तर्जमे में इंग्लिश अल्फाज का इस्तेमाल करना। बहुत से एस्पायरेंट ऐसे होते हैं, स्टूडेंट ऐसे होते हैं, माशाल्लाह लिख तो वो इंग्लिश से उर्दू तर्जमा होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अपनी फिलोसफी जानने से बाज नहीं आते हैं। करते क्या है कि इंग्लिश से उर्दू जो तर्जमा लिख रहे हैं उसमें भी इंग्लिश के जो रोमन यूज वर्डिंग होती है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके पेपर की प्रेजेंटेशन और आपका इंप्रेशन दोनों ही खत्म हो जाती है। आपके नंबर तो कम होने ही होते हैं, आपका जो टॉसल होता है एग्जामिनर के दिन में वो खत्म हो जाता है। इसके एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया गया है, दो। देखिए एक जुमला है कि मैंने एक लेटर लिखा। अगर ये जुमला आपको इंग्लिश में आता है तो ये आप इस तरह से लिखेंगे कि मैंने एक खत लिखा। लेटर को आप इंग्लिश की बजाय उर्दू में लिखेंगे तो वो आपका वैलिड है। लेटर को आप लेटर में ही लिख देते हैं, लेटर वर्डिंग, उर्दू वर्डिंग में भी आप लेटर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपका गलत होगा। इसकी सिंपल जो दूसरी एग्जांपल ये है कि तलबा ने एग्जाम की तैयारी की। अब एग्जाम जो लफ्ज़ है ये इंग्लिश का वर्ड है, अगर आप इसको भी उर्दू में एग्जाम ही कोड करते हैं तो वो गलत है, बल्कि क्या इस्तेमाल करें, इम्तहान है। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। उसके बाद आ गया था पॉइंट नंबर 20 के शायराना अंदाज से परहेज। कतन आपको ज़रूरत नहीं है क्या कि आप फिलोसोफर बने, शायर बने, नो। जो आपको पेपर में पैराग्राफ दे दिया गया है उसकी हदबंदी में रहकर ट्रांसलेट करें। पॉइंट नंबर 21 है उर्दू मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पैराग्राफ में मुश्किल वर्डिंग इस्तेमाल की गई होती है, आप उसको सिनोनिम, उर्दू सिनोनिम जो है उसको इस्तेमाल करें ताकि आपका जो पैराग्राफ है वो खूबसूरत और प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी नजर आए। मिसाल के तौर पर सियाको से बात के मुताबिक मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया गया है, वो क्या है कि ये क्लास बहुत कोशां है। दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। क्लास को पहले तो उर्दू में जो है वो कन्वर्ट करें, जमात लिखें। कोशां मुश्किल वर्ड है उर्दू का, ठीक है, तो इसको आप सिंपल लफ्जों में, सिंपल उर्दू में जो है उसको कन्वर्ट करें कोशां। क्लास क्या है, बहुत मेहनती है। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 4 की, तो वो है फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन एंड एग्जाम रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले फॉर्मेटिंग, जो आपकी फॉर्मेटिंग है, हाशिया लगाना, पेपर को प्रेजेंट करना, पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए आप जो उसमें अपनी तरह से चीज़ों को, कुछ चीज़ों के ऐड करते हैं, वो प्रेजेंटेशन चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं, पेशकारी आपकी। और एग्जाम रिक्वायरमेंट, और जो आपसे एग्जामिनर या एग्जाम जो है वो आपसे क्या तवक्कुआत रखते हैं, वो वाली कैटेगरी है ये। तो इसका 22 पॉइंट है कि हाशिया लगाना। सिंपल इसका तो तरीका ये है कि अगर आप लोग पेपरग्राफ में, सॉरी पैराग्राफ की पहली सतर या लाइन 1 इंच छोड़ के, यहाँ से फर्ज करें कि यहाँ से आप क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, बजाय इसके इसको इतना यहाँ से लिखने की स्टार्ट करने की बजाय क्या करें, ये 1 इंच आपने लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करना है। आप खुद देखेंगे कि आपको जो उर्दू पैराग्राफ होगा वो बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा लिखा हुआ। तो इसका पॉइंट नंबर 23 है कि साफ लिखाई और बनावट। साफ जाहिर है कि आपसे उर्दू जो है पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया है, तो जब तक आपकी लिखाई और बनावट अच्छी नहीं होगी आपको पूरे नंबर उसमें से नहीं मिलेंगे, चाहे आपने जितनी मर्जी अच्छे तरीके से उसकी तैयारी की है, आपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही आपने इन तमाम रूल्स को फॉलो भी किया है, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन, लिखाई, आपकी बनावट अच्छी नहीं है तो आपको अच्छे नंबर किसी सूरत नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 24 है तर्जुमे की जमीयत। जमीयत से मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, जामिया होना, यानी कि जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल करें जो बहुत ही अच्छी हो, आसान हो, बहुत इंप्रेस हो पेपर चेकर जो हो, ताकि आपको 15 में से कम 30-40 इजीली आपको वो दे। उसके बाद आ गया था 25
बाज़ाब्ता तलीमी लहजा, आपने जो लैंग्वेज लहजा या जो आपने असलूब या स्टाइल आपने अडॉप्ट करना है, लिखना है, तहरीर करना है, आपने वो तलीमी लिहाज से ही रखना है। आप ऐसा लहजा हर चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जैसे कि एक दो दोस्त आपस में बैठे हुए गुफ्तगू करते हैं, वो किसी टॉपिक पर भी किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से वो जो गुफ्तगू करते हैं वो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो आपने बाज़ाब्ता तौर पर तलीमी लहजे को ही आपने स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो उसकी बरकरार रखनी है। उसके बाद अगर पॉइंट नंबर 26 है कि उर्दू रमूज़ अकाफ का इस्तेमाल, यानी कि उर्दू पंक्चुएशन जो है वो उसका इस्तेमाल हर सूरत में आपने लाजमन करना है। जैसा कि आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया गया है, इसकी लहजा से नंबरिंग होती है। ये पैराग्राफ जो है चाहे आपको पूरी टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी पैराग्राफ आ जाता है, तो ये जो एग्जामिनर्स को हदायत की जाती हैं कि आपने उर्दू पैराग्राफ में इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने एस्पायरेंट्स को, स्टूडेंट को, तलबा को आपने नंबर देने हैं। तो इसका हल क्या है कि उर्दू में मुसलसल हिजे और मुनासिब रमूज़ो अकाफ पूरे नंबर हासिल करने के लिए लाजमी हैं। पॉइंट नंबर 27 है कि इंग्लिश पैराग्राफ को फोकस होकर ना पढ़ना। ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट्स की। बाज़ दफ़ा अच्छे खासे तरीके से वो पैराग्राफ तैयार भी होता है, लेकिन तलबा क्या करते हैं कि एक दो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं और वो अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमें तो ये पूरा पैराग्राफ आता है। हो सकता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है आपको उस सबक में से दिया गया हो, उस लेसन में से दिया गया हो जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक लेसन के, एक सबक के जो पैराग्राफ होते हैं वो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। आपके जहन में कोई और पैराग्राफ है लेकिन आपको दिया कोई और गया है। आप जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो अपने मुताबिक कर रहे हैं। आपने उसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है अपने मुताबिक नहीं करनी है, आपने अकॉर्डिंग टू पेपर के ही रहना है। उसके बाद आगे जाता है कि इसको कम से कम 3 मरतबा पढ़ें, कम से कम 3 मरतबा लाजमी पढ़ें। उसका पॉइंट नंबर 28 है कि ख्यालात का मंतकी भाव, लॉजिकली फ्लो जो है वो आपका हर सूरत में होना ज़रूरी है। एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ मेल मिलाप, गठ जोड़ और सीक्वेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपने इसको फोकस रखना है। ख्यालात को एक ख्याल को दूसरे के साथ हर सूरत अटैच करें। उसके बाद अगर 29 जो है पॉइंट में मार्कर का इस्तेमाल ना करना, बहुत बड़ी गलती है। पॉइंट क्या करते हैं कि पेपर एक आप फाइनल पेपर लिख रहे हैं, पैराग्राफ आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, आप पूरे रूल्स और रेगुलेशन जो हैं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं कि आप उसमें मार्कर का इस्तेमाल नहीं करते। नई टेक्स्ट बुक्स में हर एक पैराग्राफ में तकरीबन कोडिंग की गई है। कोडिंग से मुराद ये है कि किसी पर्सनैलिटी को हाईलाइट किया गया है, किसी डिएड को हाईलाइट किया गया है, कोई अहम पॉइंट हाईलाइट किया गया है। पूरी टेक्स्ट बुक में, पूरी टेक्स्ट बुक के आपके लेसन में, पूरी टेक्स्ट बुक के लेसन में से हर एक पैराग्राफ में आपकी कोडिंग की गई है। कि कोडिंग से मुराद मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि कोई ना कोई आपको की हाईलाइट दिया गया है जो आपने मार्कर के साथ आपने पेपर में फिर मैं कह रहा हूँ पेपर में प्रेजेंट करना है, शो ऑफ करना है। मिसाल के तौर पर आल पंक्चुएशन मार्क जितने भी आपके उर्दू रमूज़ो अकाफ हैं हर सूरत में आपने हाईलाइट करने हैं। उसके बाद कोई भी जो है वो डेट तारीख आपको दी गई है पैराग्राफ में, लाजमी तौर पर आपने उसको मार्कर के साथ हाईलाइट करना है। अहम शख्सियात के नाम जैसा कि आप वसल्लम का नाम है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये आपने हर सूरत में मार्कर के साथ उनको पेपर में प्रेजेंट करना है, कोड करना है, मार्कर के साथ कोड करना है। कोई भी पुरानी या हदीसी हवाला यानी कि कोई भी तर्जुमा आपको दिया गया है किसी पुरानी आयत का या जो आपको पैराग्राफ में आ गया या किसी हदीस का हवाला दिया गया, उसको आपने वाज़ेह तौर पर मार्कर के साथ हाईलाइट करना है। उसके बाद आगे जाए या कोई भी जो कोटेशन है उसको मार्कर के साथ लाजमन तौर पर कोड करना है आपने। उसका पॉइंट नंबर 30 है कि पैराग्राफ की लंबाई। ये अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ये क्वेश्चन करते हैं कि सर पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। सिंपल सिर्फ एक सेंटेंस में इसका एक जवाब है। ये डिपेंड करता है कि आपको जो इंग्लिश के पेपर में पैराग्राफ दिया गया है, फर्ज करें कि आपको पैराग्राफ दिया गया है 4 लाइन का, 6 लाइन का, 7 लाइन का, आप उसको पूरे पेज के ऊपर लिख ही नहीं सकते, आप उसको आधे पेज पे नहीं लिख सकते। तो इसका सिंपल वे क्या है कि जितना पैराग्राफ आपको पेपर में दिया गया है वो पेपर के किसी भी हिस्से तक आ रहा है, उसको एज इट वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, इसका इन्हिसार पेपर में दिए गए इंग्लिश पैराग्राफ पर होता है। उसके बाद आया 31 है टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस। सबसे आसान ये क्या है, फिंगर टिप्स पर पूरी किताब को तर्जुमे को हिफज करने का। क्या कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसको आप
सबसे पहली बात तो ये है, बहुत अच्छी बात थी उन्होंने टेक्स्ट बुक में ऐड की है, वो ये है हर एक चैप्टर लेसन या सबक में उन्होंने पैराग्राफ की नंबरिंग की है। आप लोगों ने क्या करना है, तो उन पैराग्राफ की नंबरिंग के सीक्वेंस को अपने जेब में रखें और उनको प्रैक्टिस करें, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो अल्फाज हैं वो एक तो रवानगी के साथ एक्सप्लेन करने आ जाए, लिखना आ जाए। आप फिर अपनी गलतियां चेक करें, आपको खुद अंदाजा होगा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार में आपकी जो एग्जैक्ट एक्यूरेट जो गलतियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। मैट्रिक यानी कि 9th और 10th इन दोनों में भी ये पैराग्राफ आते हैं, बट वहाँ पर जो मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है इस वजह से। लेकिन पैराग्राफ तो लाजमी आते हैं इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन के लिए। मैंने इसलिए मैट्रिक के वाले से भी ये चीज़ ऐड की है। और फर्स्ट ईयर में तो ये 15 नंबर का है, जैसे कि आप मैट्रिक में पास करके आ चुके हैं, उसके जो नंबरों की तादाद होती है मैट्रिक लेवल पर इन 9th में 10th में वो कम होती है। फर्स्ट ईयर में ये 50 नंबर का मतलब जो होता है वो पैराग्राफ होता है। इसलिए जो फर्स्ट ईयर एग्जाम है के लिए हमेशा टेक्स्ट बुक यूनिट से उर्दू तर्जमा लिखें, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 32 है गलतियों का दोबारा जायजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पूरे पेपर के लिए, सिर्फ उर्दू पैराग्राफ के लिए, पूरे पेपर के लिए आप लोगों ने कम अज कम 10 से 12 मिनट जो हैं वो दोबारा रिवीजन के लिए आपने लाजमी रखने हैं। उसका सबसे बड़ा आपको फायदा ये होता है कि आपके जो पंक्चुएशन के नंबर होते हैं, पंक्चुएशन की जो सिंबल्स होते हैं वो रह जाएं, उसको आप कंप्लीट करें। उर्दू का कोई नुक्ता रह गया लिखने का, उर्दू का कोई लफ्ज़ रह गया लिखने का, कोई और चीज़ है नंबरिंग रह गई है। बहुत सी मसाइल ऐसे होते हैं जो पेपर में अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर 10 मिनट पेपर को रिवीजन के लिए दे रहे हैं आखिर में, तो वो आपके कम से कम 5 से 8 नंबरों के इंक्रीज होने की वजह बनते हैं। आप ये लोग ये एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। उर्दू ग्रामर, इमला, उर्दू मानी, सियाको सबाक, उर्दू नुक्ते, हिजे और मार्कर का इस्तेमाल आप लोगों ने हर सूरत में करना है। इसको चेक करें ताकि ये जो जायज़ा है लाजमी इसका हो क्लियर हो जाए, आपके नंबर बढ़ जाएं। उसके बाद ये आखिरी 33 है कि जूम ऑन अल्फाज का इस्तेमाल करना। ये सिंपल लफ्ज़ में आपको ये कह दूँ, ऐसे लफ्ज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिनकी वजह से आपके लिखे हुए सेंटेंस का जो मानी है, मफ़हूम है, वाज़ह वो जा रहा है, सिंपल लफ्ज़ों में वो जा रहा है। वहाँ आपने मेंशन ही नहीं किया है क्योंकि जाने वाला कहाँ जा रहा है किसी को पढ़ने वाले को पता नहीं है, ठीक है। तो आप जूम आनी का लफ्ज़ इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ये आपके नंबरों की डिक्रीजिंग की वजह बनेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर जो है लाजमी पसंद आया होगा। लेक्चर कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।